हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म काबिल अकाडमी पे। और काबिल अकाडमी पे लगातार वीडियो बन रही है और WBSSC अपर प्राइमरी टेट 2023 में अगर इसकी नोटिफिकेशन आएगी, जैसा एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, तो उसके दिए गए सिलेबस के अनुसार ही सारे कोर्सेज हम लोग बना रहे हैं और एकदम स्ट्रिक्टली एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द वेस्ट बंगाल बोर्ड हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। वीडियो आप देखते होंगे, वीडियो थोड़ी सी लेट आती है हम लोग की, लेकिन लेट आती है, नहीं आने से अच्छा है कि लेट आए। लेकिन हमारी जो वीडियोस आती हैं वो बहुत ही रिसर्च बेस, बहुत ही इंटेंसिवली इसको रीड किया जाता है। बहुत सारे किताबों को हम लोग थ्रू होके इनको रिसर्च करते हैं, इन्हें पढ़ा जाता है, स्टडी करते हैं। उसके बाद हम वीडियोस में वो कंटेंट डालते हैं जिस कंटेंट का सीधा सीधा आपसे, आपके अंडरस्टैंडिंग से, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से और आपके सीधे एग्जाम से रिलेशन है कि इस तरह से पढ़ें कि आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो और उतना ही पढ़ें जितना पढ़ने से आप एग्जाम में आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सके। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हम पढ़े और हम जो पढ़े काश सवाल जो है वहीं से आ जाए, उसी के परव्यू से आ जाए। तो WB टेट में बहुत अच्छी सफलता मिली हम लोग को। बंगाल में भी सारे लोग काबिल अकाडमी को WB टेट के बाद इन लोगों ने पहचाना और अब बारी है WBSSC अपर प्राइमरी टेट की। यहां भी हम लोग जरूर कमाल करेंगे, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें। वीडियो को शुरू से अंत तक दें क्योंकि एयर की वीडियो बन चुकी है, एनवायरमेंट बायोस्फीयर की वीडियो बन चुकी है। आज जो वीडियो है ये सोशल स्टडीज के अंदर जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसका लास्ट सेकंड चैप्टर है जो वाटर है। यहाँ के सारे वाटर पोल्यूशन, वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। और इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगी ज्योग्राफी के ऊपर ही, वो ज्योग्राफी का अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग पॉलिटी को चले जाएंगे। तो चलिए समय जाया ना करते हुए हम लोग आज का ये पार्ट जो है शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। लाइक करके शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि वीडियो जो बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बार WBSSC अपर प्राइमरी टेट की कोर्स जो पूरा कोर्स है, पूरा एक जो पैटर्न है, उसको हमने काबिल अकाडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर ले, काबिल अकाडमी ऐप। वहां पे स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको WB टेट और WB अपर प्राइमरी दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे। वहां से कोर्स को परचेस करके आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं। वहां सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ में एक बैच है WBSSC अपर प्राइमरी की बैच, जहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहां पे आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएंगे जो आपके इसी कोर्स के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर बॉडीज, जहां हमें देखने हैं इसकी ओरिजिन, फॉर्मेशन, वाटर साइकिल, वाटर बॉडीज, ओशियन सर्कुलेशन और वाटर पोल्यूशन, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और ऐसा मान के चलें कि एक तरह से एकेडमिक से लेके यूपी तक आपका काम जो हो जाएगा, लेकिन आपका जो अपर प्राइमरी का जो पार्ट है ये तो पूरा ही यहाँ पर कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके बाद कोई किताब, कोई चैनल, कुछ भी आपको छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहला जो हमें यहाँ पढ़ना है वो हम लोग को वाटर, सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है, क्योंकि जिस तरह एक सवाल आपके एग्जाम में आते हैं हमें उन्हीं को पढ़ना है और बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, बहुत ही बेसिक मुद्दों की बात करते हैं, बुनियादी मामलों की बात करते हैं और हम उन्हीं ही नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। हम बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने के चक्कर में चले जाते हैं, 11-12 किताबें ले लेते हैं, वहां से पढ़ते हैं कि नहीं बहुत कुछ हाई फाई आने वाला है। बिल्कुल नहीं, बहुत साधारण सी बातें पूछ जाएंगी और यही साधारण सी बातें स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में उन्हें फेल होना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए वाटर क्या है। वाटर जो है, पहले मैं पेन ले लेता हूं यहां पे। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, वाटर, तो वाटर जो है ये क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी अजैविक क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि एक नॉन लिविंग के कैटेगरी में इसे रखा जाता है। एयर, वाटर, लैंड एक नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा जाता है। और इसे कंपाउंड मिश्रण क्यों कहते हैं? देखिए H2O ये बना हुआ है H2O से, यानी जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन इसमें 2 है, देख रहे हैं, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन जो होता है, ये जो हाइड्रोजन जो गैस होता है, ये हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन जो है वो एक एटम है, उसके अंदर दूसरा कोई गैस नहीं है। तो ऐसे जो किसी का मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन भी क्या है कि एलिमेंट है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होता। जब ये 2 एलिमेंट आपस में मिलकर एक नई चीज बनाते हैं जिसे हम लोग H2O या वाटर कहते हैं, तो 2 एलिमेंट के या 2 से अधिक एलिमेंट के मिलने से जो नया आपको एक एलिमेंट मिलता है उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो वाटर जो है कंपाउंड है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, याद रखिएगा।
ये आपको पता है, पानी किसको नहीं पता है कि वो पारदर्शी होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है ना। तो ये पारदर्शी है, कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है ना। और ये नियरली कलरलेस केमिकल सब्सटेंस है। तो वाटर भी क्या है, केमिकली तो है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पानी है, ये हमारे पृथ्वी का जो हाइड्रोस्फीयर है, यानी कि जो जल मंडल है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लगभग 70% पृथ्वी का हिस्सा जो है वो पानी है, और लगभग 70 से 71 और लगभग 30% हिस्सा जो है वो क्या है, लिथोस्फीयर, यानी कि वो लैंड है, यानी कि लैंड मास है। तो आप सोचिए ये जो फ्लूइड है, ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये पूरा पानी से बना हुआ है और जीवन के लिए कितना जरूरी है। और ये फ्लूइड जो है सभी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सभी के लिए जीवनदायिनी है, यानी कि लाइफ सेविंग कंपाउंड है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जीवन के रूप हैं जो हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें फूड और एनर्जी के अलावा, है ना, और ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला H2O हो गया। इंडिकेट करता है ईच ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो H2O इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो कंपाउंड है वाटर H2O, इसमें ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम मिले हुए हैं, तब जाके एक नया केमिकल फॉर्म हुआ, इसे वाटर कहते हैं। वाटर कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तत्व है। और इन्हें किसके द्वारा जोड़ा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, जो यहां देख सकते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है, वो हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन के एटम्स है, ये ऑक्सीजन के एटम के साथ जो है अटैच रहते हैं, किस डिग्री में, 104.45 डिग्री, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ये रहा ऑक्सीजन, और यहां पे इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने का बनता है, 104.45 डिग्री। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके उसके पानी बना लेंगे, इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, 104.45 डिग्री का ये होना चाहिए, ठीक है। सो वाटर जो है इज ऑल्सो नेम ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ H2O एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है अगर स्टैंडर्ड है, एक औसत है, और प्रेशर बिल्कुल सही है, एयर का प्रेशर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, इसे H2O कहते हैं। तो ये एक आम नॉर्मल बात है जो हमें वाटर के बारे में जाननी चाहिए, क्योंकि हम लोग वाटर पढ़ रहे हैं। और यहाँ से कई सारे MCQ, बहुत बेसिक वाले MCQ आएंगे जो आपके एग्जाम पसीने छुड़ा देंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ के लगेगा अरे यार ये तो बहुत बेसिक सवाल है, हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब बहुत हाई फाई पढ़ लिया हमने, है ना, हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, आएगा ही नहीं कोवैलेंट बॉन्ड, तो पढ़ना किस लिए है। आगे देखते हैं। अगर आगे हम बात करें द ओरिजिन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी कि आखिर पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हुई, किस जन्म हुआ कैसे, तो बहुत एक रहस्यमय सवाल है कि क्या हमारी जब एक बिग बैंग हुआ, जब सुपरनोवा वाली एक्टिविटी हुई, जब गैलेक्सी में एक तारा टूटने के बाद सोलर नेबुला बना, एक जगह डस्ट और धूल और मेटल के पार्टिकल्स इकट्ठा हुए, टकरा कर ड्वार्फ प्लैनेट बने, बड़े प्लैनेट बने। हमारी पृथ्वी उसमें आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो क्या यहाँ पहले से पानी मौजूद था इसके कोर में, सरफेस में, या बाहर से दूसरे ग्रहों के टुकड़े जब यहाँ पे मिले तो दूसरे ग्रहों के टुकड़े में पानी था किसी भी रूप में, वो आके यहाँ पे क्या हुआ, पृथ्वी जब बनी कई सारे मीटियोर्स के बाद, तो ये क्या बना, यहाँ पानी का सोर्स बना, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो ओरिजिन ऑफ वाटर है ऑन अर्थ पे, यहाँ हम देख सकते हैं the most widely accepted theory about the origin of water on earth is that it was delivered by comets and asteroids during the planet's formation। कह रहा है कि जब हमारी ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ बिग बैंग के बाद, सब जानते हैं बिग बैंग की थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग की थ्योरी के बाद हमारी जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे कॉमेट्स, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ने मिलकर हमारी पृथ्वी का निर्माण किया, और शायद उन ग्रहों के टुकड़े, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स से पानी के तत्व रहे होंगे, केमिकल बॉन्ड्स रहा होगा, जो पृथ्वी के साथ मिलकर यहाँ पे वाटर का निर्माण किया, ठीक है। या हाइड्रोजन रहा होगा, ऑक्सीजन रहा होगा, और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी होगी जब ये प्लैनेट फॉर्मेशन हो रहा था कि दोनों के केमिकल कंपाउंड सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते होंगे और यहाँ पानी का निर्माण हो गया। जो पहले का जो अर्थ था वो काफी गर्म था, सूखा था, और टेम्परेचर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस तक था, यानी यहाँ पे जीवन की कल्पना करना नामुमकिन था। 2000 डिग्री सेल्सियस, आज हम लोग 25 से 35 भी हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है, हम एसी लगा लेते हैं। उस समय 2000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान था जब पृथ्वी बनी। फिर आइस एज भी हमने देखा, फिर अभी आज वाला एज है।
which would have caused any water present to vaporize। तो देखिए जब पृथ्वी बनी उस समय 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो उस समय अगर कोई भी पानी अगर रहा होगा तो वो तो वेपोराइज हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। जो भी हो, एज द प्लैनेट कूल, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, वाटर वेपर कंडेंस्ड इनटू क्लाउड्स, तो जो वाटर भाप बन के ऊपर जा रहे थे वो ठंडे होके कंडेंस हुए धीरे धीरे, क्योंकि भाप बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, कालांतर में होती रहती है, पृथ्वी ठंडी होती रहती है, तो उस समय भाप कंडेंस हुआ, बादल में बना, और अंत में वो रेन के रूप में जो है हमारे पृथ्वी पर उतरा, जिससे ओशियंस, लेक्स, रिवर्स बने। जहां ठंडे इलाका था, फ्रिजिड जोन था, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां फ्रिजिड जोन में ग्लेशियर्स बने, आइस पोलर पैक्स बने, इस तरह के कैप्स बने, इस तरह के वाटर बॉडीज जो है हमारी पृथ्वी पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ऐसा थ्योरी है, ऐसा माना जाता है, लेकिन बहुत सारे एविडेंस भी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर दे दिया है, इसे देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम एवोल्यूशन है, गैस स्टेज से गैस डिस्पर्सल एंड देन पोस्ट गैस स्टेज। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पानी जो है वो हमारी पृथ्वी पर शुरू से ही था, पानी हमारी पृथ्वी पर शुरू से ही था। ठीक है, क्योंकि जिस मटेरियल से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है, हो सकता है कि पानी उसी के अंदर ट्रैप होकर रह गया और कालांतर में धीरे 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 पृथ्वी के कोर में पानी चला गया, और बाद में जब पृथ्वी ठंडी हुई तो यही पानी कई सारे क्रैक्स और भूकंप के जरिए जो है, वोल्केनिक एक्टिविटी के जरिए जो है, ये पानी जो है पृथ्वी के सतह पर आ गया, तो इससे हमारी पृथ्वी में पानी आया। यह भी एक थ्योरी है, कहा जाता है। कुछ रिसर्चर ये भी सजेस्ट करते हैं that a significant portion of water on earth may have actually come from within the planet, कि पानी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पृथ्वी के अंदर से ही आया है, as a result of chemical reaction between minerals in the mantle and hydrogen rich gases from the early atmosphere। कि ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के गर्भ में, कोर में जो केमिकल थे उनके बीच रिएक्शन हुआ, और हमारे पृथ्वी के वातावरण में जो हाइड्रोजन रिच गैसेस थे उनके साथ ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के ऑक्साइड से रिएक्शन होके क्या बन गया, प्रेसिपिटेट हुआ, बारिश हुई, और क्या बना, हमारा पानी का फॉर्मेशन हुआ। तो बहुत सारे मानते हैं कि पानी हमारे पास पहले से मौजूद था, केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है हमारे यहाँ से पानी बना है। तो अलग अलग फैक्ट है, हम बस इसको पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज स्टिल सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च एंड डिबेट among scientists, and it is likely that multiple sources and processes were involved in the planet's water cycle over billions of years। देखिए, ओरिजिन ऑफ वाटर, पानी की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर कैसे हुई, आज भी एक रिसर्च का विषय है, एक अनुसंधान का विषय है। वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, काफी बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, बहुत बड़ा एक सबूत भी मिला है। लेकिन जितना भी आप ब्रह्मांड खंगालते हैं, पृथ्वी खंगालते हैं, आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिल जाता है। तो इस तरह के रिसर्च चलते जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, रहस्य खोजे जा रहे हैं, कई सारे फैक्ट हमारे सामने आते रहते हैं, और हम ये जानते रहते हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे हुआ, कैसे, इसके ओरिजिन क्या था। अलग अलग थ्योरीज लोग देते रहते हैं अपने अपने रिसर्च को बेस करके। अब हम लोग देखते हैं वाटर साइकिल, यानी कि पानी का चक्र। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल जिसे हम लोग वाटर साइकिल, जिसे पूछा जाता है कि इसे क्या, किस नाम से पुकारते हैं, तो इसे हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। हाइड्रो यानी पानी, उसका साइकिल यानी पानी बनना, भाप बनना, फिर से पानी बनना। ये साइकिल जो है पानी का, जो जिसे हम लोग हाइड्रो कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो से हाइड्रोस्फीयर बनता है, इसे कहते हैं। एक क्या है, एक बायो जियो केमिकल साइकिल है। ठीक है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव द बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सतह के ऊपर और पृथ्वी के सतह के नीचे पानी बनता और बिगड़ता रहता है, पानी बनता है, भाप बनता है, फिर से पानी बनता है, फिर से रिचार्ज होता है। तो सरफेस पे भी और अंदर डीप कोर में भी जो साइकिल चलता रहता है पानी का, इसे वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसे हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह से जो है पानी जो है वो इवापोरेट होता है। पानी जहाँ जो भी पानी का सोर्स है, लेक है, रिवर है, ओशियन है, जो भी है, पेड़ पौधों से भी जो है पानी जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए जो है पानी भाप बन के उड़ता है। पत्तियों के जो स्टोमेटा वाला पार्ट होता है वहां से एक्सेस पानी पेड़ पौधे बाहर छोड़ देते हैं और बाकी पानी को यूज करते हैं। ठीक है, ऊपर जाकर क्या होता है, जब ये, क्योंकि यहाँ भाप, जब यहाँ की हवा जब गर्म होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होके हवा जो है गर्म होके एक्सपांड होती है, ऊपर उठती है, नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ऊपर हाई प्रेशर होता है, तो ये ऊपर जाती है। ऊपर जाके जब ठंडी हवा से मिलती है तो कंडेंस, घनीभूत हो जाती है और क्या बन जाती है, बादल का रूप ले लेती है। क्या बन जाती है, बादल का रूप ले लेती है। जब ये बादल फर्दर ठंडे होते हैं तो कई सारे बूंद जो है आपस में मिलकर इतनी हेवी हो जाती है कि
हवा इन्हें रोक नहीं पाती और ये क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, बारिश होकर फिर से अपने सोर्स तक मिल जाती है और कलेक्ट हो जाती है रिवर, लेक्स, झील इसके रूप में, ओशियंस के रूप में जो कलेक्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक सरफेस पे होने वाला एक वाटर साइकिल जिसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है। ये एक आम है जो आपको पता होगा, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो मैंने बता दी है ताकि इसमें एमसीक्यू अगर आते हैं एग्जाम में तो आप उन सवालों का जवाब दे सकें। आगे है कि ये जो वाटर साइकिल है ये आखिर इसके जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले स्टेज में क्या होता है, इवापोरेशन होता है, ओशियन है, रिवर है ना, जितने भी वाटर बॉडीज हैं ये सूरज की रोशनी से गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद ये धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली भाप बनने की प्रक्रिया में ये ऊपर उठते हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है, हल्की होती है, एक्सपांड होती है, ऊपर उठती है। नीचे लो प्रेशर का नीचे जो है हवा खाली हो जाती है, वहां ठंडी हवा रश करती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर होके उसको इसे हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो नीचे ग्राउंड वाटर से अपने लिए पानी लेते हैं और भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, सनलाइट का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके, तो सारा पानी ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कुछ पानी जो है पौधे जो है पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, जो उनमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं जो अपनी नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये भी पानी को यहां से भाप बन के उड़ा देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, भाप की प्रक्रिया होती है, भाप की मात्रा बढ़ती है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसके बाद है कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, हवा गर्म होती है, ऊपर ठंडी हवा से जब ये मिलता है तो ये क्या होता है, कंडेंस होता है। आपने देखा हो घर में जब आप पानी को उबाल रहे होते हैं और उसके ऊपर जो आप ढक्कन लगा के रखते हैं, उस ढक्कन को जब उठाते हैं तो देखते होंगे कि उससे पानी का बूंद आ गया। तो पानी तो अंदर था, उस पे कहां से आया पानी? जो बॉयल हो रहा है, बॉयल होकर जो वेपर जो ऊपर उठ रहा है, ऊपर की पतीली जो होती है वो ठंडी होती है, उससे यानी ऊपर का जो हवा जो होती है वो अंदर के मुकाबले बाहर की हवा ठंडी होती है। ठंडी होने से क्या होती है, गर्म हवा जब ऊपर उठती है, ठंडी हवा से मिलती है जो पतीले को ठंडा करती है, इससे क्या होता है, गर्म हवा भाप जो है पानी की बूंद में बदलकर उसी बर्तन में जो है नीचे गिर जाती है। इसे ही तो कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन, ठीक है। तो ऊपर जाके ये ठंडी होती है, ठंडी होकर बादल बनता है और बादल बनने के बाद ये इसी से कुहासा बनता है, इसी से ओस की बूंदें बनती है, इसी से बर्फ भी बनता है। अगर बहुत ज्यादा ठंडी तापमान अगर हो जाए तो ओलावृष्टि भी इसी के जरिए, सब कुछ इवापोरेशन के जरिए ही होता है। अगर हम देखें प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश का होना, तो ये जो स्टेज है जहां वाटर जो है फॉल करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल और स्लीट। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये कुछ नहीं है, पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो बारिश के रूप में गिर सकता है, स्नो के रूप में गिर सकता है, स्लीट के रूप में गिर सकता है, हेल के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में गिर सकता है। इन सब को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश का होना कहते हैं। बारिश मैंने खाली पानी नहीं, कई तरह की बारिश हो जाती है। ये देखिए, ये कंडेंसेशन का आपका एग्जांपल है। ये क्या है, कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, बाहर निकालते हैं तो बाहर जो है इस तरह की बूंदें आपको दिखाई देती है, ठीक है। और इस तरह भाप की बूंदें जो किसी से बादल में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो वाटर साइकिल के जो अलग अलग स्टेज है, हमने इनके बारे में थोड़ा मोड़ा जान लिया और इतना ही जानना बहुत है। इसके बाद वाटर साइकिल में 5वां नंबर में क्या आता है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या, घुसपैठ बोलते हैं। अगर आप किसी के घर में जबरदस्ती कोने कुपचे खिड़की से अगर घुस जाए तो उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। सो देखिए, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस एंटर्स इनटू सॉइल एंड परकोलेट्स डाउन टू रिप्लेनिश अंडरग्राउंड एक्विफर्स। देखिए क्या होता है, ये लैंड मास है, ठीक है, ये लैंड मास है, ये जमीन का टुकड़ा है और जमीन के टुकड़े में चट्टान, मिट्टी, मिनरल सब होते हैं और आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे महीन छोटे छोटे छेद होते हैं। जब यहाँ बारिश होती है तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, बहुत सारा पानी नीचे उतर के समुद्र के साथ या नदी के साथ मिल जाता है और जो पानी इस सरफेस के ऊपर होता है वो यहाँ के महीन छिद्रों से घुसपैठ करते हुए, मिट्टी से होते हुए नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी का स्रोत होता है वो भी यहां से आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, है ना, यानी कि मिट्टी में जो छेद होते हैं वहां से पानी का रिसाव करके नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच जाना। इसलिए हमारा ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं रन ऑफ। दिस इज द स्टेज वेयर वाटर फ्लोज अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इनटू स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज द वर्ल्ड। बट ये वो स्टेज है जहां पानी बहती है, यानी यहाँ पे बारिश हुई, पहाड़ में बारिश हुई और यहाँ से पानी जो है
क्या हुआ, रन ऑफ कर गया, यहाँ से लुढ़कते हुए जो है नदियों में, झीलों में, तालाबों में, समुद्र में जाके जो है मिल जाता है। तो ये सिंपल रन ऑफ वाली बात हो गई। पहाड़ में बारिश हुई, अब पहाड़ से नदी जो जल की धारा है वो रन ऑफ करके कहाँ मिल गई, नदी में जाके मिल जाती है, सिंपल रन ऑफ। आगे है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट भाप में परिवर्तित होना। आपने जब घर में पूजा करते होंगे तो पूजा करते वक्त आपने कपूर जलाया होगा, कैम्फर। कपूर जब जलाते हैं तो जलाते वक्त देखिएगा, जब वो जलाते हैं तो पानी में नहीं बदलता, वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे उसे आप आग लगाते हैं वो सीधे सीधे भाप में बदल जाता है। वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, वो लिक्विड वाले स्टेट को बाईपास कर जाता है। सब्लिमेशन यही है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आइस हो या स्नो जो है वो पानी बनने के अलावा सीधे सीधे पानी की भाप में बदल जाता है, बिना मेल्ट हुए, बिना पिघले, सीधे पानी की भाप में बदल जाता है। आपने देखा होगा फ्रिज से जब भी आपने पानी को बाहर निकाला होगा या पानी के इस तरह के जो आइस क्यूब बाहर निकाले होंगे, तो जैसे ही बाहर निकालते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में आते हैं तो वो जल्दी जल्दी भाप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। पहाड़ों पे देखा होगा आपने इस तरह की सफेद रंग की जो ठंडी ठंडी जो भाप आप देखते होंगे ना टीवी में, सीरियल में, पहाड़ के ऊपर जो सफेद रंग की जो भाप निकलती है, क्या है उस पे जो आइस है, जो बर्फ है, वो डायरेक्ट भाप में बदल जाती है, मेल्ट नहीं होती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये भी वाटर साइकिल का ही पार्ट है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, यानी आपके घर में जो नल से पानी आता है, कुआं से पानी निकालते हैं, हैंडपंप से जो पानी निकालते हैं या बोरवेल से जो पानी निकालते हैं, ये कहाँ, जमीन के अंदर पानी निकालते हैं। तो जमीन का वाटर यानी ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं होगा, इसे आप भरपाई नहीं करेंगे तो पानी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। पानी अंदर जन्म नहीं लेता, जो बाहर का पानी है वही रिस्क के अंदर की ओर जाता है। This is the stage where water stored in underground aquifers is released back into rivers, lakes and other bodies of water. तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ओशियन है या नदी है, जो भी है उसका पार्ट है, सी वाटर है, और ये जो है लैंड का फॉर्म है, जो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी तरह से होता है ना, समुद्र का किनारा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी का जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और यहीं से पानी जो है समुद्र में मिल भी जाता है कि नहीं। तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज यानी कि जमीन के अंदर का पानी यहाँ पे बनने वाले छेदों के जरिए वापस नदी, झीलों या समुद्र में जाके वापस मिल जाता है। ऊपर से पानी आता है, रिचार्ज होता है, फिर से यहाँ जाके ये मिल जाता है। तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज भी जो है वाटर साइकिल का एक पार्ट है। अगर हम वाटर बॉडीज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझे तो 70.8% जो है पृथ्वी का हिस्सा जो है पानी है, ठीक है। इसमें से ह्यूमन हैबिटेशन के लिए 0.05% काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका 7% तो ऐसे यूं ही बना रहता है, कन्वर्शन में 10% होता है, एग्रीकल्चर के लिए 12%। तो ये जो टोटल जो ग्लोबल वाटर है उसका 96.5% समुद्र से आता है, यानी महासागरों से आता है। उसके बाद अगर हम देखें 0.9% जो है सलाइन वाटर है, नमकीन पानी, और जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी होता है, वो है 2.5%। जो ऊपर वाला ये जो नीला वाला पार्ट देख रहे हैं ये फ्रेश वाटर है, 2.5%। इस 2.5% का 68.7% जो है जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो आइस है, जो यहां से शुद्ध पानी का फ्रेश वाटर का 2.5% का 68.7% ग्लेशियर और पोलर आइस कैप से आता है। ग्राउंड वाटर 30.1% और जो सरफेस वाटर है, जो अदर फ्रेश वाटर है 1.2%। इस 1.2% का 69% हिस्सा ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट से आता है, लेक से आता है 20.9%। उसके बाद आपका सॉइल मॉइस्चर है, स्वाम्स एंड मार्शेस है, रिवर है। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी कि 71% जो है वो पानी है और 29% जो है वो लैंड का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आखिर इसके स्रोत क्या है। तो हमारा पानी जो पीने वाला पानी है, फ्रेश वाटर, उसका सबसे बड़ा स्रोत है ग्लेशियर एंड आइस कैप। इसलिए जो ज्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, सारे ग्लेशियर्स जो है पिघल जाएंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मूवमेंट। सो स्टूडेंट, so we are moving towards a very important part, very crucial part, and it's very important from the point of view of your एग्जाम के सिलेबस सीधा रिलेशन है इसका। देखिए मूवमेंट यानी कि जो गति है ओशियन में, यानी कि समुद्र में कहीं भी, ये दो तरह की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधे इस तरह से क्षैतिज, और एक होता है वर्टिकल यानी कि सीधा ऐसा, यानी ऊपर से नीचे। एक होता है पूर्व से पश्चिम, एक होता है उत्तर दक्षिण। तो जो एक दो तरह के मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में और करंट्स के बारे में, ये दोनों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं। और वर्टिकल में पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में और सर्च के बारे में। ये हम लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करना है।
जहां तक सवाल होता है वेव्स का, तो वेव्स जो होता है, जो आप समुद्र में जो उफान देखते हैं इस तरह का, जो इस तरह से जो ऊपर नीचे आप देखते हैं, यही एक्चुअली वेव्स है। और इसका जो मुख्य कारण जो होता है वो जो जैसे कि हवाएं हैं, एयर प्रेशर है, हवा में नमक की मात्रा, सैलिनिटी है ना, टेम्परेचर है, ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। खासकर विंड इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जितना तेज विंड होगा उतनी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, जितना कमजोर विंड होगा उतनी कम लहरें उठेंगी, ठीक है। और वेव्स में वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी वेव्स जो होता है ना, ये वाटर डिस्प्लेसमेंट यानी पानी को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस नहीं करता। इस बात को याद रखिएगा। आखिर पानी जो है, जो समुद्र के गर्भ का जो पानी है वो वहीं का वहीं रहता है, नीचे डेप्थ पे, गहराई में जितना पानी है उस पर कोई असर नहीं होता। वेव्स जो होता है वो गहराई के ऊपर जो सरफेस का पानी होता है वही हवा के मूवमेंट के जरिए लहरों के रूप में ऊपर नीचे होता है, जबकि कुछ नहीं करता। ये पानी को यहां से वहां मूव नहीं करता, बल्कि इसके अंदर पानी का रोटेशन एक ही जगह पे इस तरह से घूमता रहता है। ये पढ़ेंगे हम लोग आगे। उसके बाद है करंट। करंट जो होता है ये नहीं करता। करंट जो होता है ये एक्चुअली वाटर डिस्प्लेसमेंट करता है। ये क्या करता है? ये वाटर डिस्प्लेसमेंट करता है। यही वो कारण है करंट। करंट का मतलब होता है धाराएं। आपने नदी देखी होगी। नदी क्या होती है? बह के ऊपर से आ रही है और पानी को बहाते हुए कहीं और पानी ले जाती है। यानी नदी का पानी अभी आपके सामने देख रहे हैं, वो कहीं और से आपके पास अवेलेबल हुआ है, फिर वही नदी उसे बहाते हुए कहीं और ले जाती है। तो करंट में पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है। जहां पानी नहीं है, करंट के जरिए ही पानी को वहां से वहां पहुंचाया जाता है। वेव्स में ऐसा नहीं होता। पढ़ेंगे इसके बारे में। वर्टिकल मूवमेंट में देखें, जो पानी का मूवमेंट जो ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसमें देख ज्वार भाटा है, टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, और एक है सर्ज। सो टाइड का जो मुख्य रीजन है वो है सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल। इसमें मून का ग्रेविटेशनल पुल सबसे मेजर रोल निभाता है। और सर्ज जो है वो टाइड का दिखता तो है लेकिन टाइड है नहीं। ये एक तरह का जो है ये मीटियोलॉजिकल, यानी जैसे कि विंड हो गया, हवाई हो गया, प्रेशर हो गया, इसके जरिए जो थोड़ा सा पानी जो ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है, दिखने में टाइड जैसा ही होता है, लेकिन ये टाइड होता नहीं, एक सर्ज होता है, उफान। इसे कहते हैं उफान। और टाइड जो होता है वो क्या? ज्वार भाटा, जिसके लिए चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है। ज्यादातर चंद्रमा की शक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वाटर बॉडी पढ़ रहे हैं तो ये ना जाने से हो नहीं सकता। सबसे पहले देखते हैं ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन के अंदर ही सब कुछ आता है। ओशियन सर्कुलेशन इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सी वाटर सच एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट। तो हमें जो समुद्र में होने वाले जो अलग अलग मूवमेंट है उसे बेसिकली हम लोग 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। वेव्स में, टाइड्स में, करंट्स में। सर्ज भी है पर उतना कुछ नहीं है, लेकिन उफान कहते हैं, लेकिन उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेव्स। वेव्स का मतलब होता है तरंगे, यानी जो लहरें जो इस तरह से उठती है, डांस करते करते आगे पीछे चलती है, ये आखिर है क्या? तो वेव्स कुछ नहीं है बल्कि रिदमिक डिस्टर्बेंसेस दैट ट्रैवल थ्रू द ओशियन and are caused by winds, earthquake and other disturbances like temperature, salinity, air pressure, etc. तो वेव्स, तरंगे जो क्या है, वो ओशियन में होने वाली पानी की एक मूवमेंट है, गति है, ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली, जिसके लिए हवाएं, पृथ्वी के अंदर होने वाली भूकंप, कई सारे डिस्टर्बेंसेस, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, सोलर रेज और आपका सैलिनिटी, जो पानी में जो नमकीन जो नमक की मात्रा होती है, इस पे भी काफी डिपेंड करता है। तो इसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं डीप वाटर वेव, यानी कि समुद्र के अंदर गहराई में भी लहरें उठती हैं, और एक शैलो वाटर वेव जहां पे गहराई कम होती है, सरफेस पे जो लहरें उठती है, 2 भागों में, डिपेंडिंग ऑन द वाटर डेप्थ रिलेट टू द वेव्स वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है हम बताएंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, लहरों की तरंगे लंबाई क्या होती है। तो देखिए ये पानी की गहराई के ऊपर डिपेंड करता है कि डीप वाटर वेव उठेंगी या शैलो वाटर वेव उठेंगी। छिछला पानी, जहां पानी कम गहरा होता है, उसे हम लोग शैलो वाटर कहते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं आगे में। देखिए हम लोग यहाँ पे वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेव्स जो है जनरली वो कैसी होती है, आपने देखा होगा, अपने फिल्मों में देखा होगा, अगर अपने समुद्र गए हैं तो वहां देखा होगा, इस तरह से होती है, इस तरह से होती है कि नहीं। तो वेव्स की जो तरंगे होती हैं वो इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे आपको कई चीज ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये जो टॉप वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो ऊपर वाला पीक वाला चोटी वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं।
और देखिए यहाँ बनाया हुआ, देखिए देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। और ये जो ऊपर उठने के बाद जो पानी नीचे की ओर आता है, यहाँ ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रफ। जो आप यहां देख सकते हैं, ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, ट्रफ हो गया। ठीक है, अभी यहां पे देखिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी। देखिए, जब विंड का प्रेशर होता है, जब हवा बहुत तेज होती है, तो पानी की लहरों को हवा जो है, पानी की लहरों को जो हवा जो है ऊपर उठा देती है। लेकिन जो चीज ऊपर जाती है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा नीचे भी आती है ना। और अगर ये आती है तो क्या होता है, ये हवा के जरिए ऊपर जाती है और इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है नीचे की ओर ले आती है। इस तरह से ये मूवमेंट जो है ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ओशियन का जो डीप पानी, यानी यहाँ जो अंदर में जो गहराई है, गहराई में जो पानी है उस पर कोई असर नहीं होता। ये जो वेव्स होती हैं, ये गहराई के ऊपर, समुद्र के ऊपर सरफेस पे जो लहरें उठती हैं, केवल उस पे होता है। और इस पे कोई वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बल्कि पानी एक ही जगह रोटेट होती है। यानी कि यहां से जो है, यहां पानी है, यहां से हवा जो है इसे ऊपर उठाती है, और फिर जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसे नीचे की ओर ले आती है। और इस तरह से भी जो है, इस तरह से ये जगह में अपनी जगह पे रोटेट करता रहता है। इस तरह से जो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रोटेट कर रहा है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि समुद्र में डेप्थ हो, अच्छी गहराई हो, तो आपको वेव्स देखने को मिलेंगी। गहराई अगर नहीं है तो आपको उस तरह की वेव्स देखने को नहीं मिलेंगी, और उस पे सी सर्फिंग भी नहीं हो सकती। अगर वेव्स नहीं है, सर्फिंग कहां से होगी, सर्फिंग करेंगे किसके ऊपर। तो अब कुछ टर्म्स आपको ध्यान देना है। मैंने वेवलेंथ की बात की थी, यहाँ पे एक क्रेस्ट है और ये जो दूसरा क्रेस्ट है, इन दो क्रेस्ट के बीच की ये जो दूरी होती है, इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो ऊपर उठता है, दो चोटी वाला पार्ट है, बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो नीचे आता है पानी, यहां से ये जो हाइट है, वेवलेंथ के साथ जुड़ने के बाद ये जो हाइट बनती है, इसे हम लोग हाइट कहते हैं, हाइट ऑफ द वेव, या कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। बहुत शक्तिशाली होता है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही खतरनाक होगा। छोटी वेव होंगी तो बच्चे भी खेल लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वेव आएगी तो बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। सुनामी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो ये हमारा हो गया वेवलेंथ, ये हमारा हो गया हाइट, या इसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि जो ओपन जगह है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तरंगे उठ रही है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच क्या है, वेवलेंथ है। ये क्या है, ट्रफ है, या इसे लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा वेवलेंथ हो गया। तो अगर आप समुद्र के बीच में जाएंगे, यानी कि ओपन ओशियन में जाएंगे, खुले समुद्र में जाएंगे, जहां गहराई बहुत ज्यादा होती है, वहां पे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। लेकिन जैसे ये लहरें समुद्र के किनारे पे आती है, जो जमीन का हिस्सा है, तटीय इलाका है, जहां पे लोग वहां पे समुद्र का मजा लेने के लिए आते हैं, आप देखते होंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक होके पीछे की ओर चली जाती है। क्या हो जाती है, ये जो लहरें जो उठती है, ये यहाँ ब्रेक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि जब आप ओपन सी में आएंगे तो लहरें बड़ी बड़ी इसलिए उठती है क्योंकि यहाँ पे जो डेप्थ होता है, यहाँ की जो समुद्र की जो गहराई होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये वेव्स जो है आगे जमीन की ओर किनारे पर आती है, तो समुद्र के अंदर की जो गहराई होती है ये कम होती जाती है, और ये धीरे धीरे लहरें छोटी होते 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 आपके पैरों से टकरा जाती है। जो आपने फिल्मों में, धारावाहिकों में, या सामने भी आपने गए होंगे तो आपने देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये वेव्स इसलिए ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, कि अगर समुद्र के पानी की गहराई, समुद्र के पानी की गहराई, अगर वेवलेंथ, ये जो दो क्रेस्ट के बीच जो लंबाई है, इसके बीच जो लंबाई है, तो ये जो समुद्र की गहराई है, अगर इसके वेवलेंथ के हाफ से भी कम हो जाए, वेवलेंथ के हाफ से भी कम हो जाए, तो वो वेव जो है टूटते 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 किनारे पे चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वेव किनारे पे आती है, एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो है, जो ब्रेकिंग वेव्स है, जो टूटने वाली होती है, ये हमेशा हाइट गेन करती है, अंतिम बार ज्यादा उड़ जाती है, लेकिन उसके बाद ये टूट जाती है। क्यों? यहाँ पे छिछला पानी है, यानी जमीन का हिस्सा है,
गहराई समुद्री कम हो गई, और ये जो वेवलेंथ है इसकी जो लंबाई है इसके आधे से भी कम गहरा होता है पानी यहाँ पे। और चूंकि आधे से भी कम गहरा होता है इसलिए इसको वो सर्ज नहीं मिल पाता, उफान नहीं मिल पाता, इसलिए वेव छोटी होते 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 गिर जाती है। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। आप अगर इस बीच पे गए हैं, समुद्र किनारे गए हैं, देखिए ये वेव्स हैं, ये वेव्स हैं, लेकिन ये वेव्स क्या बड़े बड़े हैं नहीं। ओपन समुद्र में आपको इस तरह का वेव दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आता जाएगा, ये जमीन का हिस्सा है, इस जमीन की जो गहराई है वो वेवलेंथ की आधी से भी कम हो जाती है, तो लहरें जो है टूटकर जमीन से जुड़ जाती है और देखिए इस तरह से शांत तरीके से वो किनारे से टकराकर स्वैश करके बैक कर जाती है, वापस चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे कई चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरह से स्लो एंड स्टीडी लहरें अगर धीरे से आके आपके पैरों से टकरा रही है, इसका मतलब यह है कि इसकी ये जो वेव है ओपन समुद्र में कहीं बना था बड़ा बड़ा, और आपके पास आते आते क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आप किनारे पे खड़े हैं और यहां पे ही वेव बड़ी बड़ी आके आपके पैरों टकरा रही है, जो आपने कई बार समुद्र किनारे पे देखा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि किनारों पर बनने वाला वेव जो है कभी भी ओपन डीप सी में नहीं बना था। ये कहां बना था, ये बीच से, किनारे से किसी नजदीक की जगह पे ही ये बना होगा। एकदम यंग होता है, एकदम नजदीक में बनता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपके किनारे पे बड़ी बड़ी उफानें बन रही है तो नजदीक में ही क्रिएट हुई है, लेकिन अगर उफान धीरे धीरे आपके पैरों से टकरा कर वापस जा रही है तो ये डीप ओशन में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक वेव की हाइट की बात है, कि उफान कितना ऊंचा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो विंड की वेलोसिटी होती है, उसके स्क्वायर पे। यानी जितना तेज हवा होगा, जितनी बड़ी तूफान होगी, उतनी बड़ी लहर होगी। लहरों की कई सारे काम भी है तो नुकसान भी है। लहरें अगर नहीं होंगी तो नौका कभी पार नहीं होगी, नौका बंदरगाह पे नहीं आ पाएगा, मछुआरे मछली नहीं मार पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि भाई हमारी नाव जा कहाँ रही है, नाव चल ही नहीं पाएगी, नाव खड़ी रहेगी। जब तक उफान नहीं होगा, वेव नहीं होगा, आपकी नाव जो है चलेगी नहीं। टाइडल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी बिजली का उत्पादन के लिए भी हमको वेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बातें मैंने आपको बता दी है, आप देख लीजिएगा। इसमें दो चीजें आपको जानना है, वेव पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय फर्स्ट क्रेस्ट टू रीच द सेकंड क्रेस्ट। ये क्या है, ये देखिए, ये पहला क्रेस्ट है ए, ये दूसरा क्रेस्ट है बी, बीच वाले इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ, और इसको बोलते हैं हाइट। तो इस क्रेस्ट को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, इसे हम लोग वेव पीरियड कहते हैं। और वेव फ्रीक्वेंसी क्या है कि हाउ मेनी क्रेस्ट कैन पास अनदर क्रेस्ट इन 1 सेकेंड। ये जो क्रेस्ट यहां पैदा हुआ, 1 सेकेंड में इस क्रेस्ट को कितनी और क्रेस्ट पार कर रही है, क्योंकि एक बार तो खत्म नहीं होगा, ये उठेगा फिर पीछे से और उठता चला जाएगा। तो ये उठा, यहां से यहां चला गया, इसके जगह पे 1 सेकेंड में कितनी क्रेस्ट आई, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी। बाकी सब आपको मैंने बता दिया कि वेव अगर बड़ी है, स्ट्रांग है, तो वो दूर समुद्र में बीच में कहीं उठी होगी, और अगर स्टीप है, आपके किनारे पे ही उठ रही है तरंगे, तो वो नजदीक में उसका ओरिजिनेशन हुआ होगा। तो ये चीजें मैंने बता दी है आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या है, देखिए टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा, जिसके लिए सन और मून के गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल पुल सबसे जिम्मेदार होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो टाइड्स क्या है, ये एक्चुअली राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल्स caused by the gravitational pull of the moon and sun. They occur twice a day and are influenced by factors such as phase of the moon, the shape of the coastline and the ocean floor topography. देखिए कई सारी बातें मैंने यहां बता दी, मैं एक एक करके डील करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा, ये क्या है, ये ओशियन में होने वाला वर्टिकल मूवमेंट है, ऊपर से नीचे होने वाला। तो टाइड्स जो है ये सी लेवल का वो मूवमेंट है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट है, राइज एंड फॉल मूवमेंट है, ऊपर उठना और नीचे गिरने वाला मूवमेंट है, जो सूरज और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो किसका होता है, वो चंद्रमा का होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये दिन में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, यानी कि 2 बार हमको हाई टाइड देखने को मिलता है और 2 बार हमको लो टाइड देखने को मिलता है। ये हाई टाइड लो टाइड क्या है ये हम बताएंगे। तो ये है ज्वार भाटा, और ये सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर तो डिपेंड करता ही है,
इसके अलावा ये भी देखना होगा जो तटीय क्षेत्र है या जो ओशन का फ्लोर है और जो टोपोग्राफी है, यानी जो किस तरह का माहौल है, किस तरह का एरिया, ओपन एरिया है, नैरो एरिया है, बे है, गल्फ है, इसके पर भी ज्वार भाटा में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दो तरह के टाइड्स हैं, ये हम लोग देख देते हैं। ये हम लोग देखते हैं स्प्रिंग टाइड। सबसे पहले है स्प्रिंग टाइड। देखिए स्प्रिंग टाइड क्या होता है, बात को समझिए, ठीक है। स्प्रिंग टाइड तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक ही रेखा में होते हैं। जब सन, मून और अर्थ एक ही रेखा में होते हैं तब हम लोग को स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए जैसे कि यहां सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, और इन दोनों के बीच जब मून आता है तो इसे न्यू मून डे कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मून डे कहते हैं। इस वक्त जो पुल होता है सन का भी और मून का, दोनों का पुल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे टाइडल बल्ज, इस तरह से जो अब उभार देख रहे हैं, जो टाइड, जो पानी है, जो ये पृथ्वी पे जो पानी है वो इस तरह से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा होता है जब फुल मून डे होता है तब क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट में, सूरज के ठीक अपोजिट में आपको मून देखने को मिलता है, इसे हम लोग फुल मून डे कहते हैं। यहां भी जो है क्या देखने को मिलता है हमको, टाइडल बल्ज हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जब मून जो होता है फुल मून डे में, मून क्लोजेस्ट टू अर्थ इन मंथली ऑर्बिट, इसे कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पेरिजी। हम लोग पेरिजी क्या है, एफिलियन क्या, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस समय जो टाइड्स होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। इस परिस्थिति में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड, यानी कि न्यू मून डे और फुल मून डे जब तीनों एक रेखा में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो इसे यहाँ पर जो टाइड बनता है, जो ज्वार भाटा जो उठता है, जो हाई टाइड देखने को मिलता है, इसे हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छे से लिख दिया है, ये आप देख लीजिएगा, जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। These tides are known as spring tides and occur twice a month। ये महीने में 2 बार होती है। याद रखिएगा स्प्रिंग टाइड, क्योंकि देखिए एक न्यू मून होता है और एक फुल मून होता है, महीने में 2 बार ये घटना होती है। तो 2 बार हम लोग को हाई टाइड देखने को मिलता है। और याद रखिएगा जिस तरफ ये हाई टाइड, यानी कि जो आपको जो बल्ज, एक जो उभार देखने को मिल रहा है, माने फूले हुए पेट की तरह जो उभार देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली पृथ्वी का पानी में जो ज्वार भाटा होता है, ये उसका संदेशा है। लेकिन इस तरह से जब ये फूलता है तो यहाँ पे पृथ्वी जो अपने ऑर्बिट में जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आप गाड़ी में बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे, कार चल रही होगी, कार जब अचानक से बाईं ओर टर्न होती है तो आप दाईं ओर झुक जाते हैं। कार जब दाईं ओर टर्न लेती है तो आप बाईं ओर झुक जाते हैं। वो इसलिए कार जब बाईं ओर टर्न लेती है तो अपने पीछे बैठे यात्री पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालती है और वो दाईं ओर मुड़ जाती है। इस तरह से कोई रस्सी में कोई बॉल बांध के जब इस तरह से आप घुमाते हैं या उंगलियों पे जब चाबी घुमाते हैं तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह मून होता है उस तरह जो पृथ्वी का जो हाइड्रोस्फीयर जलमंडल है, वो मून के ग्रेविटेशनल पूल के चलते, सन के पूल के चलते जो है वहां पे ज्वार भाटा हमको देखने को मिलता है न्यू मून डे और फुल मून डे में। लेकिन पृथ्वी का पीछे का हिस्सा, जहां चंद्रमा और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल उतना काम नहीं करता, कमजोर होता है, लेकिन पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत काम करता है। और वहां भी पीछे की तरफ हमें हाई टाइड देखने को मिलता है। पीछे भी हमें क्या देखने को मिलता है, हाई टाइड देखने को मिलता है। तो महीने में 2 बार हाई टाइड हमको देखने को मिलता है, पृथ्वी जिस तरफ चंद्रमा है उस तरफ, और जिस तरफ नहीं है वहां पे पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते। लेकिन ये जो पार्ट होता है, अब देखिए एक रबड़ है, एक रबड़ को अगर आप इस तरह से पुल करें, इस तरह से खींचे, तो 2 तरफ क्या होगा, बल्जिंग हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर दब जाएगा। तो इस जगह पे जो होता है हमें क्या देखने को मिलता है, लो टाइड देखने को मिलता है। क्या मिलता है, लो टाइड। यहां भी क्या होता है, हमें लो टाइड देखने को मिलता है। तो यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, 24 घंटा 50 मिनट में। इसमें हम लोग को 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड देखने को मिलते हैं, और इसे ही हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में लूनर डे कहते हैं। क्या करते हैं, लूनर डे कहते हैं। 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड देखने को मिलता है। 4 बार हम लोग को टाइड देखने को मिलता है। ये स्प्रिंग टाइड हो गया। इसके बाद नीप टाइड। नीप का मतलब होता है नीचे रहना, नीप का मतलब होता है नीचे रहना। देखिए यहां पे क्या होता है, आप देखिए यहां पे एकदम स्प्रिंग टाइड के बिल्कुल अपोजिट है। इस तरफ सूरज है, ठीक है ना, और यहां पे ये देखिए ये स्प्रिंग टाइड का एग्जांपल दिया हुआ है। जब चंद्रमा जो है सूरज के ठीक सीधी लाइन में होती है पृथ्वी के साथ, तो स्प्रिंग टाइड। लेकिन जब चंद्रमा पहले क्वार्टर में पृथ्वी के नॉर्थ साइड में होता है या लास्ट क्वार्टर में पृथ्वी के इस तरफ साउथ साइड में होता है, तब यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, हाई टाइड देखने को मिलता है। फर्क ये है
कि जब चंद्रमा जब यहाँ पे अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए पृथ्वी के पानी को इस तरह से खींचना चाहती है, हाई टाइड देना चाहती है, तो सूरज भी इस तरफ से क्या होता है, अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होता है। तो जब ये हाइट जब इतनी होनी थी, वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते थोड़ा बैलेंस होकर थोड़ा सा नीचे की ओर ये टाइड जो है रहता है। ठीक यहां भी जब लास्ट क्वार्टर में जब चांद इधर रहता है, यानी कि ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट, तो ये जो हाई टाइड है वो इस तरह होने वाला था, लेकिन सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के चलते ये जो हाइट है ये थोड़ी सी क्या होती है, बैलेंस होकर नीचे हो जाती है। तो इन दो जगह पे भी हमें हाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी नीचे रहती है टाइड, उतनी हाई नहीं रहती। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नीप टाइड कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्प्रिंग टाइड हो गया जब न्यू मून और फुल मून होता है, जो जब फर्स्ट क्वार्टर में एक बार होता है नीप टाइड, आपका लास्ट क्वार्टर में एक बार होता है नीप टाइड। ठीक है, और क्या चीज देख सकते हैं, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के बीच में क्या होता है, वैक्सिंग गिबल्स। उसके बाद नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, न्यू मून, नीप टाइड और न्यू मून का क्या होता है, क्रेसेंट मून देख सकते हैं, ओल्ड क्रेसेंट, इन दोनों के बीच में। और आपका वेनिंग गिबस जो है फुल मून और लास्ट क्वार्टर के बीच में आप देख सकते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनका उतना डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। आई होप नीप टाइड जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इस पिक्चर को देखें। ठीक है, यहां पे आपको क्या देखना है, देखिए एक समय ऐसा आता है साल में जिस हम लोग ये जो आपका यहाँ पे एक होता है पेरिजी और एक होता है पेरिहिलियन, यानी साल का वो समय, यानी कि 2 जनवरी, 2 या 3 या 4 जनवरी का समय, जब हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज इन दोनों के काफी क्लोज आ जाती है, काफी नजदीक आ जाती है, और यहां पे बहुत ज्यादा बल्ज हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो क्लोज आ जाती है मून के ऑर्बिट के पृथ्वी और सूरज के ऑर्बिट के, इसे हम लोग पेरिजी और पेरिहिलियन कहते हैं। पेरिजी हो गया मून के नजदीक, पेरिहिलियन हो गया सूरज के नजदीक। ठीक है, लेकिन ठीक इसके विपरीत दिशा में जब पृथ्वी यहां रहती है, ये कब का समय है, 2 से 3 या 4 जुलाई का समय, जब पृथ्वी सूर्य से भी काफी दूर पे है और ये चंद्रमा का ये स्थिति जिसे हम लोग एपोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपोजी कहते हैं। तो ये पृथ्वी सूरज से भी सबसे दूर होती है और चंद्रमा से भी काफी दूर होती है। तो चंद्रमा से जो फार्देस्ट पोजीशन होता है साल में एक बार, इसे एपोजी कहते हैं। सूरज से दूर की स्थिति को हम लोग कहते हैं एफिलियन। ये 2, 3 या 4 जुलाई का समय होता है और इस समय जो है टाइड का जो हाइट होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम असर करता है। तो इन बातों को, इन कुछ टर्म्स को बताने के लिए ये पिक्चर आपको दिखाया गया ताकि पेरिजी, आपका पेरिहिलियन, एपोजी और एपिहिलियन आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप आपको टाइड की जो चीजें हैं समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग करंट्स की ओर। तो करंट्स जो है करंट्स एक्चुअली क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। करंट्स यानी कि धारा, मैंने कहा वेव्स का मतलब होता है तरंग या लहरें। वेव्स कभी भी पानी को डिस्प्लेस नहीं करती, यहाँ के पानी को कहीं और नहीं ले जाती, लेकिन ये काम करती है करंट। तो समुद्र में उठने वाली जो धाराएं होती है, अगर इसको सिंपल भाषा में आपको समझना है तो ये लहरों से काफी अलग है। समुद्र में उठने वाली लहरें जो होती हैं वो एक ही जगह, पानी जो होता है वो गोल गोल इस तरह से रोटेट होके आगे की ओर चला जाता है, लेकिन उससे एक जगह का समुद्र का पानी कहीं और पर जाकर डिस्प्लेस नहीं होता। पानी अगर एक जगह से दूसरी जगह आज अवेलेबल है तो वो करंट्स के जरिए ही है। आप नदी को देख लीजिए, अगर आपके आसपास कोई भी नदी है तो नदी क्या होती है, बहती है। मैंने लाखों टन जो है गैलन जो है पानी आपके सामने आता है और बहते हुए किसी और जगह चला जाता है। यानी ये पानी आपके जगह पे, निवास स्थान पे आपको तो पानी मुहैया करा ही रहा है और साथ साथ जहां ये जा रहा है वहां भी ये पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो नदी का आप मूवमेंट देखते हैं ना, इसे करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यानी समुद्र में भी आप ये मान के चलिए कि समुद्र में ही अंदर बहुत सारी नदियां चलती है और नदियां क्या करती है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देती है। और इसका जो करंट है इसके कई सारे रीजन है। हवा कितनी तेज चलती है ना, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, अलग अलग पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल है ना, आर्कटिक ओशियन, इन सब जगह पे जो टेम्परेचर है, जो सोलर रेज है अलग है। इक्वेटर जो हमारा जो विषुवत रेखा है वहां पे क्या है, सूरज की रोशनी 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ पे एकदम सीधी पड़ती है और यहाँ पे क्या होता है, वार्म ओशियन करंट ज्यादा चलता है ना। ये हुआ इसका सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीन, यानी कि पानी में जो नमक की मात्रा होती है, तो पानी में जितनी ज्यादा नमक होगी वो उतना ज्यादा डेंस होकर नीचे की ओर चला जाएगा और पानी की नमक की मात्रा कम है तो हल्की होकर ऊपर हो जाएगी।
उसी तरह से पानी अगर ठंडा होता है, कोल्ड करंट्स होता है, तो डेंस होकर नीचे की ओर चला जाता है, और पानी का तापमान अगर वार्म है, अगर गर्म है, तो क्या होगा, ऊपर की ओर फ्लोट करेगा, सरफेस वाटर में फ्लोट करेगा। उसके बाद जो हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है, इसके ऊपर भी काफी करंट्स का जो है डिपेंड करता है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, और इस रोटेशन के चलते और ग्रेविटेशनल पुल के चलते भी ओशियन करंट्स पैदा होती हैं, और पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों, कंटिनेंट्स में पानी जो है अवेलेबल होता है। दे कैन बी क्लासिफाइड, इसे हम लोग सरफेस करंट और डीप करंट्स के रूप में जो है डिवाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि जिस महासागर में, समुद्र में ये करंट उठी है, उस महासागर में गहराई कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से सरफेस करंट या डीप करंट जो है पैदा होगा। तो इसका मेन काम है पानी को डिस्प्लेस करना, ये काफी है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद अल नीनो, ला नीनो, इसमें आपको यही पढ़ना है। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स है जो रिजल्टिंग इन ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। दे आर ऑपोजिट फेजेस ऑफ व्हाट इज नोन एज द अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी एनसो जिसे कहते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी कि एनसो इसका ठीक ऑपोजिट है, और इससे हमारी जलवायु पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत हेवीली वेदर और क्लाइमेट जो है इफेक्ट करता है। याद रखिए, अल नीनो वार्म ओशियन करंट्स है, ला नीनो कूल ओशियन करंट्स है, और ला नीना को हम लोग स्पेन में, स्पेनिश भाषा में क्या बोलते हैं, द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, क्या बोलते हैं, द लिटिल गर्ल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू के लिए काफी है। इसके बाद देखते हैं सुनामी। सुनामी आपने कई सारे फिल्में देखा होगा, आपने सैन एंड्रियास देखा होगा, 2004 का थाईलैंड में आने वाला आपने सुनामी भी देखा होगा, इंडोनेशिया में आने वाला आपने सुनामी देखा होगा, कई सारी बातें आपने सुनी होंगी। देखिए, जब सुनामी आती है, बीच पे आप हैं, तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, अचानक से मौसम, हवाएं एकदम शांत हो जाएगी, और समुद्र पे आने वाली जो लहरें होती है ना, जो आप देखते हैं आपके पैरों से टकराती है, तो काफी अच्छा लगता है। अचानक से ऐसा होगा जैसे कि समुद्र कोई राक्षस है, और उसने बीच के किनारे, यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है, वहां से पानी को बहुत तेजी से अपनी ओर गर्भ में खींच लेता है। जी हाँ, यानी आपका जो समुद्र का किनारा है, अचानक से पानी जो है पीछे की ओर समुद्र के गर्भ में चला जाएगा, मौसम एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है। बबल्स, समुद्र में बबल्स बनने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि कहीं ओपन ओशियन में, खुले समुद्र में बहुत विशाल लहरें, यानी कि सुनामी पैदा हो रही है, और ये सुनामी जेट की स्पीड से आगे बढ़ती हैं। जी हाँ, 600 से भी ऊपर जो है मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ती हैं, बहुत ही खतरनाक होती है। 100 मीटर ऊपर एक, माने कई तल्ला बिल्डिंग, कई स्टोरी बिल्डिंग से भी ऊंची होती है। तो इसे, ये जापानीज वर्ड से बना है, जिसे हम लोग कहते हैं हार्बर वेव, यानी कि तटीय किनारे पे जो बड़ी बड़ी जो लहरें आती हैं, इसे जापानीज वर्ड में इसका नाम दिया गया है। तो ये इंडियन ओशियन को 26 दिसंबर 2004 में हिट किया था। तो ये क्या था, अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक होने से क्या होता है, आप इस जरा बात को समझे, मैं आपको समझाता हूं इस चीज को, कि जैसे कि ये समुद्र के अंदर जो नीचे की जो प्लेट्स होती है ना, जो सॉलिड वाला जो हिस्सा होता है, देखिए वो इस तरह से होता है। अंदर में जब भूकंप आती है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन, अगर मान लीजिए ज्वालामुखी फटा है या किसी तरह कोई घटना घटी है, टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे हुआ है, तो होता यह है कि इनमें से एक प्लेट जो है ना, मान लीजिए ये प्लेट है ना, ये प्लेट जो है टूटकर ऊपर आ जाती है। अब होता यह है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि पानी पीछे की ओर क्यों आता है, तो पृथ्वी के अंदर का ये जो प्लेट है, भूकंप के चलते क्या होता है, ये प्लेट टूटकर ठीक इतना ऊपर चला आता है, इस तरह से ऊपर आता है। जैसे ही ये ऊपर की ओर आता है, इस प्लेट के नीचे खाली जगह पैदा होता है, और इस खाली जगह के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो है पानी जो है वो अंदर की ओर घुसता है। और ये पानी कहां से आएगा, समुद्र के किनारे जो आपका पानी है, वो पानी काफी तेजी से इस टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो है नीचे की ओर घुसेगा, इसलिए समुद्र के किनारे का पानी बहुत तेजी से पीछे की ओर आता है। और ये प्लेट्स ऊपर उठने के चलते इसके ऊपर का पानी काफी सैकड़ों मीटर ऊपर उठ जाता है, जो वेव के जरिए जो है किनारों की तरफ आता है, और ये टूटता नहीं है बल्कि विध्वंस ढाता है। ये हो गया आपका सुनामी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये काफी जरूरी है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था सुमात्रा में जो आया था, वो 9 रिक्टर स्केल पे 9 था, है कि नहीं। और इसमें क्या हुआ था, इंडियन प्लेट जो था वो बर्मा प्लेट के
नीचे चला गया था, यानी कि बर्मा प्लेट जो है ऊपर और इंडियन प्लेट नीचे आ गई थी। यहां जो खाली जगह हुआ, यहां पानी फटाक से अंदर घुसा, समुद्र का पानी अंदर आ गया, ऊपर से क्या आ गया, सुनामी आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आप समझिए कि सुनामी कैसे पहचाने, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, इससे क्या होते हैं, आप जल्दी आपको वार्निंग मिल जाएगी और आप बच सकते हैं। सुनामी का स्पीड देखिए 800 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे बचेंगे? 100 किलोमीटर के स्पीड में जब बाइक चलती है तो हवा को आप देख भी नहीं पाते, झेल भी नहीं पाते। ये तो 800 किलोमीटर की स्पीड है, सोचिए इसका मोमेंटम क्या होगा, है ना। देखिए सुनामी कैसे वर्क करता है, इसकी एक मैंने बहुत प्यारी सी तस्वीर यहां लगा दी है, जो आप देखते हो। जब सुनामी आती है तो शोर का पानी जो है पहले नीचे की ओर खिसकता है, ठीक है, और जब नीचे की ओर आता है तो पानी जो है इस तरह से रोल होके ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, और इस तरह से करते करते वेव के जरिए जो है यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग को, घर को जो है दबोच देता है, ठीक है। तो ये सुनामी जो है इस तरह से वर्क करता है। जो मैंने क्रेस्ट, वेव लेंथ, वेव हाइट, ट्रफ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सुनामी इज जापानीज वर्ड विच मींस हार्बर वेव। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ओशियनिक सर्कुलेशन के बारे में कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि सरफेस करंट हो गया। ये क्या है? ये ड्रिवन बाय विंड एंड कनेक्टेड कंसंट्रेटेड इन द अपर 400 मीटर्स ऑफ द ओशियन, की ओशियन का जो 400 मीटर का जो हिस्सा है वहां पे तेज हवाएं जो चलती हैं और सरफेस पे जो धाराएं बहने लगती है नदी की तरह, पानी डिस्प्लेस होता है, ये वो है। ये दे मूव लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर अराउंड द प्लैनेट रिडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोलर रीजन। तो ये क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में पानी को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? पानी को डिस्प्लेस करता है, और हीट वाले एरिया से जो है पोलर रीजन की ओर जो है पानी को है डिस्प्लेस करता है। डीप करंट्स की बात करें जो समुद्र गहराई में होती है, डीप करंट्स आर ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, यानी ये पानी का तापमान और पानी में घुले हुए जो नमक की मात्रा होती है, इसमें डिफरेंस की वजह से ये पैदा होता है। एंड दे मूव कोल्डर डेंसर वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटर एंड वाइस वर्सा। क्या करती है? ये ठंडी और ज्यादा भारी, क्योंकि ठंडे पानी ज्यादा डेंस होती है, वो नीचे की ओर जाती है, तो इसको क्या करती है? पोलर रीजन ठंडा होता है, यहां की पानी ठंडी होती है, तो यहां से पानी को जो है गर्म इलाके यानी इक्वेटर वाले रीजन में, जहां पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और वहां पे ओशन करंट गर्म होता है, वहां की ओर मूव करती है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ खाड़ी की हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म है, स्विफ्ट करंट है that flows into the Gulf of Mexico, फ्लोरिडा के आसपास, and of the eastern coast of North America. It has a significant impact on climate. इससे हमारी जलवायु, हमारा मौसम और हमारा जो समुद्री जो जीव जंतु है, जो समुद्री जो इकोसिस्टम है, जो तंत्र है, वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, काफी चेंज होता है। जहां कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है? This is the global circulation of deep ocean currents that is driven by differences in temperature and salinity. ये भी deep ocean current की तरह ही है, और ये जो पानी के जो तापमान और उसके salinity में जो difference है, जो नमकीन, ज्यादा पानी नमकीन होगा तो वो डेंस होकर नीचे की ओर बैठेगा, कम नमकीन होगा तो वो सरफेस पे रहेगा, गर्म पानी हल्का होकर ऊपर आता है, ठंडा पानी डेंस होकर नीचे की ओर जाता है, ठीक है। It plays a critical role in regulating Earth's climate by transporting heat from the tropics to the poles and distributing nutrients and dissolved gases throughout the ocean. और ये जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गर्म वाले इलाकों से पानी को पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो है धकेलता है और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अपवेलिंग क्या है? अपवेलिंग माने ऊपर की ओर उठना। Upwelling is the process by which nutrient-rich water from the deep ocean rises to surface, providing the foundation for productive marine ecosystem. It is typically driven by winds and ocean current. यानी कि तेज हवाएं और ओशन करंट के जरिए नीचे का जो ठंडा पानी होता है, उसमें पोषक पदार्थ और मरीन कल्चर बहुत अच्छे होते हैं, और इस करंट के जरिए जो है अंदर का जो ठंडा पानी है वो सरफेस पे आता है और वहां पे मरीन इकोसिस्टम के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार करता है। तो ये बहुत जरूरी है। अल नीनो, ला नीनो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। यहां पे मैं बताया कि सुनामी जो है जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, ठीक है। सैलिनिटी जो है वो क्या होता है? सॉल्ट की मात्रा इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर, यानी 1000 यानी कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी में कितना ग्राम नमक की मात्रा घुली हुई है, इसे सैलिनिटी कहते हैं। जितनी ज्यादा नमक उतना पानी डेंस, उतना वो नीचे चला जाएगा,
ठीक है। अगर हम जो एवरेज सैलिनिटी ले समुद्र का तो है 35 पार्ट्स पर 1000। 1000 ग्राम में लगभग 35 हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, नमक की मात्रा होती है। डेड सी जो इजराइल में है, इसकी सैलिनिटी कितनी है, 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। इसलिए यहां जो तैराक होते हैं इसके ऊपर आराम से तैर सकते हैं, क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा होने के चलते पानी जो है बहुत डेंस हो जाता है और हमारे शरीर की डेंसिटी उससे कम हो जाती है, तो हमारा शरीर चाहते हुए भी डूब नहीं सकता, ये तैरता रहता है डेड सी में। 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड वाटर डे, ताकि लोगों को कॉन्शियस कर सके कि आप पानी कैसे बचाएंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी बड़ी हवा होगी, जितनी तेज हवा होगी, उतनी ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। जो आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि समुद्र में नाव चल रही है, बहुत भयानक तूफान आ रहा है और लहरें भी बड़ी बड़ी आ रही है, खासकर जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखा होगा आपने, इस तरह से। अब हम लोग अंतिम पार्ट में आ रहे हैं और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, देखिए आप जो पानी पीते हैं, घर में जो पानी पीते हैं ग्लास में, उस पे आप एक छोटी सी ऐसी भी अनवांटेड चीज जो आप नहीं चाहते कि पानी में हो, अगर वो मिल जाए तो आप पानी को नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, पानी को पोल्यूट कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है और आपको फूड पॉइजनिंग या आपको कई सारी बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है, हेल्थ हैजार्ड्स है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, यानी कि अनवांटेड मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द वाटर व्हिच माइट चेंज द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो इसे हम लोग कहते हैं पोल्यूशन, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, यहां मैंने दिया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, ये क्लियर हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन के दो सोर्स हैं, एक है पॉइंट सोर्स, एक है नॉन पॉइंट सोर्स। ये दोनों क्या है देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस को पिक्चर के माध्यम से देखिए। तो अमोनिया, एमेथीन, दूसरा एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, मैरीकल्चर, स्लज, सरफेस रन ऑफ, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फॉडर है, अंडरग्राउंड एक्यूफायर लगा रखा है, ड्रेन है, ठीक है, सुएज ट्रीटमेंट है, अर्बन रन ऑफ है, सेप्टिक टैंक है, रेसिडेंस घर के आसपास से जो कूड़ा करकट निकालते हैं, टाउन से निकलने वाला जल, जो भी कुछ जल रहा है, कंबशन, फैक्ट्री फ्यूल, इंडस्ट्रियल, लैंडफिल, कंबशन, ये सारे, इन शॉर्ट आप ये समझिए पिक्चर के माध्यम से कि सारे जो है ना, ये सारे वाटर पोल्यूशन कहां से हो सकता है, जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि वाटर पोल्यूशन के दो सोर्स है, एक है पॉइंट सोर्स, एक है नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स हो गया दो सोर्सेस व्हिच डिस्चार्ज वाटर पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इन द वाटर, नोन एज द पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स सीधे सीधे मतलब ये वो वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट प्रदूषण को पानी में घोल देते हैं, जहां से सीधे सीधे पोल्यूशन निकला और सीधे पानी में मिल गया, इसे कहते हैं मेरे प्राइमरी सोर्स या पॉइंट सोर्स, ठीक है। ऑयल वेल सिटेड नियर वाटर बॉडी, जहां पानी है वहां पे अगर तेल के टैंक्स वगैरह है तो वहां से रिसाव होके पानी वहां घुलेगा। फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं डायरेक्ट पाइप के जरिए सीधे वाटर बॉडी में ऐड होते हैं। पावर प्लांट्स हो गए, अंडरग्राउंड कोल माइन जो हम लोग लगाते हैं, है ना, ये सारे होते हैं वाटर पोल्यूशन के पॉइंट सोर्स, क्योंकि यहां से पानी, गंदा पानी निकल के पोल्यूशन केमिकल सीधे सीधे पानी में मिल जाता है, डायरेक्ट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या है, ये वो सोर्स है which do not have any specific location for discharging pollutants in the water body are known as non point source of water। कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है कि सीधे सीधे पानी में ही जाके मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाद में जाके रिसाव होके अंडरग्राउंड वाटर में या किसी ना किसी माध्यम से पानी में जाके मिल जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ, मैंने कृषि के मैदान से निकलने वाला जो पानी होता है, जहां पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले होते हैं, वो खेत से निकल के किसी न किसी रूप में रिसाव होकर जमीन के पानी में या वाटर सोर्स, कैनाल, नदी या झीलों में मिल जाते हैं। आपका लॉन हो गया, गार्डन हो गया, जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स हो गए, सब नॉन पॉइंट सोर्सेज हो गए वाटर पोल्यूशन के। तो ये बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। वाटर पोल्यूशन के हम देखते हैं टाइप्स क्या क्या है। वाटर पोल्यूशन के टाइप्स, तो वाटर पोल्यूशन के पहला है न्यूट्रिएंट्स पोल्यूशन, पोषक पदार्थ प्रदूषण। एक्चुअली क्या है, एक वर्ड है यूट्रिफिकेशन, बहुत ही बढ़िया वर्ड है। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। कुछ वेस्ट वाटर है, खाद है, कीटनाशक दवाएं हैं, नालियों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, इसमें हाई लेवल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थों की बहुत बड़ी भरमार होती है, ठीक है। अगर ये पानी में जाके मिल जाए, झील, नदी, तालाब या खासकर वो पानी जो एक जगह स्थिर होता है, या फिर वेटलैंड जो दलदली पानी है वहां जाके अगर मिल जाए, तो वहां पे फंगस, एल्गे या वीड, अनवांटेड प्लांट जो है पैदा होते हैं। ये करते क्या है, ये पानी को पीने लायक बना छोड़ते ही नहीं,
पूरा बर्बाद कर देते हैं और क्लॉग कर देते हैं, माने फिल्टर नहीं हो पाता। यानी अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जो कि जूप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, जो ऑक्सीजन बनाने काम करते हैं, ये ऑक्सीजन बना ही नहीं पाते क्योंकि ये क्लॉट हो जाता है, बंद हो जाता है। और बहुत ज्यादा अगर एल्गे या फंगस अगर पैदा होता है तो उस पानी में मिलने वाले ऑक्सीजन को पूरी तरह से ये सोख लेता है, खत्म कर देता है। यानी उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन नाम का कोई चीज नहीं होता और उसके अंदर रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म या पे या जो भी जलीय पौधे या मछली उछली जो भी एनिमल्स है, सबके सब स्टार्व होके मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जहां पे बहुत ज्यादा एल्गे, आपने देखा होगा पूरे झील में काई ही काई है, यानी कि पूरा भरा हुआ है अंदर से लेके बाहर तक। ये पूरे ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए ये वो पिक्चर है, इसे देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, यूट्रोफिकेशन। देखिए कितना सारा एल्गे भरा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होगी, इसमें कोई लाइफ नहीं होगा। सरफेस वाटर पोल्यूशन, जो सतह पे जो पोल्यूशन होता है ना, इसमें अर्थ के सरफेस पे जो पानी है, जैसे कि नदी हो गया, झील हो गया, लगून्स हो गया, ओशन होगा, अगर ये अगर दूषित होता है इसमें अगर हैजार्डस केमिकल मिल जाते हैं, कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस वाटर, डिसॉल्विंग और मिक्सिंग फिजिकली विद द वाटर कैन बी कॉल्ड सरफेस वाटर पोल्यूशन। तो अगर किसी भी तरह का हानिकारक पदार्थ जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, केमिकल वेस्टेज, ऑयल, ये सब जाके अगर किसी तरह से इस पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका सरफेस जो है पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है। इसे हम लोग सरफेस वाटर पोल्यूशन कहते हैं। देखिए ये डरबन साउथ अफ्रीका का फोटो है, जहां पे देखिए सरफेस जो पानी आ रहा है किस तरह से कूड़ा करकट जरिए जो है ये पूरा सरफेस का पानी जो है पोल्यूट हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन डिप्लीटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि वाटर बॉडी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, माने ऐसे जीव जो ऑक्सीजन के जरिए भी जिनको ऑक्सीजन चाहिए और जो बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम कर लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जब बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मैटर जो है पानी में घुल जाता है तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं और वो पानी में घुले हुए सारे ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और जब ऑक्सीजन डिप्लीट होता है तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, नहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, जिससे पूरा पानी जहरीला हो जाता है, जैसे कि अमोनिया और सल्फाइड। ठीक है, इस तरह से तो पूरा पानी जहरीला हो जाता है, इसमें जीव जंतु पनप ही नहीं सकते। ये देखिए, ये एग्जांपल देख लीजिए, जहां पूरी की पूरी मछलियां मर के नदी के ऊपर जो है या समुद्र के ऊपर जो है आके तैरने लगते। इस तरह कई सारे दृश्य आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन खत्म होने के चलते और पोल्यूशन बढ़ने के चलते जो है मछलियां मर के ऊपर आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये वाटर पोल्यूशन का ही कारण है कि नहीं। सो अगला है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। व्हेन ह्यूमंस अप्लाई, जब देखिए इंसान जब जो है कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, केमिकल्स का इस्तेमाल करता है मिट्टी में, उसको प्लाव करने के लिए, जोतने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो ये जो है रेन वाटर के साथ जो है मिक्स होके और जमीन के पोर से अंदर में इन्फिल्ट्रेट होके रस के जो है वो जमीन के ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो जब भी इससे क्या होता है, उसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो जब हम लोग कुआं खोदते हैं या हम लोग बोरवेल्स खोदते हैं और हम वहां से पानी निकालते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो पानी हम निकाल रहे हैं उसमें वाटर पोल्यूशन है कि नहीं, इसको सबसे पहले हम लोग चेक कर ले, सुनिश्चित कर ले कि जो पानी आप पी रहे हैं वो कहीं जहरीला तो नहीं है। आगे इस तरह देखिए, इस तरह से कई सारे हम लोग चीजें फेंकते हैं, कूड़ा करकट प्लास्टिक कचरा जो है हम लोग फेंकते हैं, वीड्स वगैरह फेंकते हैं, है कि नहीं, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जो मल मूत्र है वो हम लोग रिलीज करते हैं, ये सब ग्राउंड वाटर में जाके जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें जाके मिक्स होता है। जब इसी को जब बोरवेल के जरिए हम लोग पानी निकालते हैं तो इसको यूज करने से पहले इसके अंदर क्या है नहीं है इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। जो आप देख सकते हैं किस तरह से फर्टिलाइजर वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह, जो भी हम लोग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और मिट्टी से रिस के जो है अंदर के ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है उसे क्या करता है, खराब कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे चेक करें। आगे है सस्पेंडेड मैटर, है ना। सम पोल्यूटेंट्स जैसे कि सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स एंड केमिकल जो है ये आसानी से पानी में घुलते नहीं। कुछ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, तो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। ऐसे मटेरियल को हम लोग पार्टिकुलेट मटेरियल या सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं। इस तरह के सस्पेंडेड पोल्यूटेंट जो है लेटर सेटल अंडर द बॉडी, और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जिसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जो आसानी से पानी में नहीं घुलता, ये कालांतर में जो है बाद में जो है पानी के नीचे जाकर बॉटम में जो है एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है।
और ये बहुत हानि कर सकता है। और जो एक्वाटिक लाइफ है, जो पानी को ठीक करने के लिए जरूरी है, पेड़ पौधे, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोब्स, इन्हें मार देता है, ठीक है, और वाटर बॉडी को जहरीला बना देता है। तो ये बहुत जरूरी है। आगे है केमिकल वाटर पोल्यूशन, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं जो कि रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हानिकारक खनिज का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को जोतने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, प्रोडक्शन का काम करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे केमिकल हैं जो वीड्स हैं, इंसेक्ट है, पेस्ट है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेटल्स और सॉल्वेंट्स है फ्रॉम इंडस्ट्री जो है, ये हमारे वाटर बॉडी को, लेक, रिवर, पॉन्ड्स, वेल को या अंडरग्राउंड के वाटर को खराब कर सकते हैं, पोल्यूट कर सकते हैं। दीज आर पॉइजनस, काफी जहरीले होते हैं और कई मामलों में जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मरीन जो हमारा इकोसिस्टम है, इसको तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ना केवल पानी को इनफर्टाइल करता है बल्कि जमीन को भी ये अनुपजाऊ बनाता है, बंजर बना देता है। इस तरह देखते हैं, ये देखिए इस तरह से किस तरह से केमिकल के निकलते हुए जितने भी केमिकल जो प्रोडक्ट है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो डायरेक्टली जाके जो है पॉइंट सोर्स से प्राइमरी सोर्स पे हमारे पानी में घुलते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फैक्ट्री से निकलने वाला तेल जो है ये पानी के ऊपर तैर रहा है। इससे एक्वाटिक लाइफ बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। इस तरह के बायोहैजार्ड समुद्र में डालना, जो समुद्र जो ऑयल जो तेल के कुएं हैं, इस तरह से हमारे फ्लोरा एंड फाउना को कितना नुकसान पहुंचता है। ऑयल स्पिलेज, जो तेल जो रिसाव होता है, जहाज जाता है मछली मारने के लिए, बोट्स वगैरह जाते हैं, ये अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो पूरे तेल का रिसाव जो है समुद्र में होता है। इससे क्या होता है, सरफेस पे पूरा सरफेस वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है। और खास करके जो पेलिकन बर्ड्स होते हैं जो मछली खाते हैं, इनकी प्रजाति जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये बहुत सारे मछलियां मर जाती हैं, बहुत सारे सी बर्ड्स जो मछली खा के जिंदा रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पक्षी के उड़ने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक है ऑयल स्पिलेज। इसका देखते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स, रिवर है, लेक है, सी वाटर है, इन्हें ये कई तरीके से इन्हें पोल्यूट किया जाता है। डोमेस्टिक सीवेज है, जो घरों से निकलने वाले जो कूड़ा करकट है जो हम लोग नदियों वगैरह पानी वगैरह में डाल देते हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले या खेती में जो किसान जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पौधों के रिमेन्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे पोल्यूशन होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बनते हैं, जो वहां के जो कचरा होता है जो रेडियो एक्टिव कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। एक्सक्रीटिव वेस्ट यानी मनुष्य जो मनुष्य और जानवर जो मल मूत्र का त्याग करते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं, बाहर जाके जो स्टूल हम लोग रिलीज करते हैं, उससे भी काफी ज्यादा भयानक जो है हमारी नदियां, हमारी झीलें, हमारा समुद्र जो वाटर बॉडी है पोल्यूट होता है। वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है? वाटर पोल्यूशन का बहुत खतरनाक इफेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आप लैंडफिल एरिया में है, दिल्ली जैसे एरिया में है जहाँ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ है, तो वहां पे हेल्थ हैजार्ड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे वाटर बॉडी जो है जो कि अर्बन एरिया में है, शहरी इलाके में है, वो पोल्यूट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो गार्बेज हम लोग डंप करते हैं, जो लैंड साइड फील होता है, सारे कूड़ा करकट को निपटान करने की व्यवस्था नहीं है, तो एक जगह कूड़े का पहाड़ जैसा बन जाता है। तो दिल्ली में आपको देखा होगा, तो इंडिविजुअल या पूरी कम्युनिटी के लिए ये केमिकल जो है बहुत ही खतरनाक होता है। इन्हें गैर कानूनी रूप से इंडस्ट्री वाले जो एक जगह डंप करते हैं, और ये स्कूल के लिए, मार्केट प्लेस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस होते हैं। हेल्थ इफेक्ट क्या है? इस तरह का पानी अगर हम पीते हैं तो बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है, हमें कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, कई तरह की बीमारी जो हमने देखी भी नहीं होगी। तो जैसे कि कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, टीबी हो गया, जॉन्डिस हो गया, और भी कई तरह की बीमारी होती है। 80% जो स्टमक के डिजीज होते हैं भारत में, वो सिर्फ प्रदूषित पानी पीने के कारण ही होते हैं। न्यूट्रिएंट या यूट्रिफिकेशन जो मैंने बताया था कि वाटर जो है ये एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और हम जब ज्यादा फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर फील्ड में जब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जाके जो है पानी में जमा हो जाते हैं, सरफेस पे रन ऑफ करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पोषक पदार्थ होने के चलते क्या होता है, पानी में जो पोषक पदार्थ है इसको ये सोख लेता है, और वहां पे मिलने वाला जो ऑक्सीजन है, ज्यादा एल्गे और फंगाई पैदा होने के चलते पूरे ऑक्सीजन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्वाटिक लाइफ को खत्म कर देता है, और वहां पे सारे जो पानी से क्लॉट कर देता है, जाम कर देता है, जिससे कोई लाइफ वहां पनप नहीं सकती। इसे हम लोग यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो फास्ट ग्रोथ ऑफ एल्गे है फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन डिप्लीट्स द वाटर बॉडी ऑफ इट्स डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो इसमें दो तरह के जानवर होते हैं, एक एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक को ऑक्सीजन चाहिए, वो मर जाता है क्योंकि सारे ऑक्सीजन खत्म, और जो एनारोबिक है उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो जो मल मूत्र त्याग करते हैं पानी के अंदर, उससे पूरा पानी जहरीला हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, और एनिमल जो है एक्वाटिक एनिमल
ऑक्सीजन की कमी के चलते क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन का। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है किस तरह से यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है, सब देख लीजिए, मैंने बता दिया है आपको, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स का जो टॉक्सिक है, जो जहरीला जो प्रदूषक है जो पानी में मिल जाता है, इससे क्या होता है, इसमें हेवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंडिविजुअल ज़ेनोबायोटिक पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ मेटल है, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर प्रेजेंट होते हैं ट्रेस में। ये बहुत ज्यादा मैंने बॉडी फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन को इफेक्ट करते हैं अगर ये पोल्यूटेंट के रूप में अगर ऐड होते हैं। कुछ मेटल है जो सीवियर टॉक्सोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, माने जहरीला प्रभाव देते हैं। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य और एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत खतरनाक असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पेस्टिसाइड्स हैं, जिन्हें हम लोग बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे डीडीटी। ठीक है, तो ये जो डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एसीटेट जो है, इसका मैंने दिया है इसका फुल फॉर्म, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल बहुत। डीडीटी क्या है, केमिकल है। तो जैसे ही ये फूड चेन में एंटर करता है, ठीक है, तो देख कंसेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, फूड चेन में खास संख्या में ये जमा होता जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्यूमुलेशन। अब ये कंपाउंड जो धीरे धीरे जमा होगा, बढ़ेगा और धीरे धीरे टॉप कंज्यूमर तक पहुंचेगा, यानी कि हम लोग तक पहुंचेगा, जानवरों तक पहुंचेगा, कार्निवोरस के पास पहुंचेगा, हर्बीवोरस से पहुंचेगा। एंट्री ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इन स्मॉल कंसेंट्रेशन एंड देयर एक्यूमुलेशन इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन द वेरियस लेवल्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इसे ही हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल डीडीटी है, ये कम मात्रा में जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, और बाद में जाके ये बहुत बड़ी मात्रा में फूड चेन में एंटर होकर टॉप कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं और बहुत हेल्थ हैजार्ड पैदा करते हैं, इसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखिए आप वाटर है ना, तो यहाँ पे देखिए डीडीटी का जो इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो, मच्छर वगैरह को मारने के लिए फूड चेन में, तो ये पानी में जब जमा होता है तो देखिए जब ये 0.2 पार्टिकल पर मिलियन जो होता है, तो देखिए तो जीव जंतु कितनी बड़ी संख्या में है। जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, मछलियां कम होती जाएंगी, धीरे धीरे और कम होंगी, धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगी। और जो पेलिकन बर्ड्स हैं, हाँ, जो सी बर्ड्स है, जो मछलियां खाती है, इनके खाने के लिए फूड चेन में खाना ही नहीं बचेगा। जैसे जैसे ये पार्टिकुलेट यानी पानी में घुलने वाले जो प्रदूषक पदार्थ हैं डीडीटी, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ये नष्ट होता जाएगा और जो टॉप कंज्यूमर से इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये लास्ट कितना है, 1700 ppm है। ये है डीडीटी, इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसका केमिकल कंपोजिशन आपको दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन का कंट्रोल कई तरीके से कर सकते हैं। आप पानी को रिसाइकल करें, रीयूज करें, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो चीजें उसको पहले ट्रीट करें और उसको रिवर में बिल्कुल भी डिस्चार्ज ना करें। जो पीने का पानी है, जो पानी वाटर का सोर्स है, उसमें डिस्चार्ज नहीं है, उसके लिए कुछ अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, नदियां हैं, झीलें हैं, हमारे तालाब है, वहां पे कपड़े धोना, वहां पे नहाना या इंडस्ट्री के वेस्टेज को रिलीज करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी तरह गार्बेज को फेंकना, फूड मटेरियल, पेपर, बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल या प्लास्टिक, इस तरह को ओपन ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी तो पोल्यूट होता भी है, साथ में ड्रेन जो है वो पूरा जाम हो जाता है और वहां का जो एक्वाटिक लाइफ है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस तरह से जो लोग क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लोग समय समय पे एक इफेक्टिव कंट्रोल रखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनसे राय परामर्श करके लोगों को उस तरह के उपाय करने चाहिए जिससे वाटर पोल्यूशन को अवॉइड कर सके, है ना। पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आपके अंदर पीने वाला पानी जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, अगर ये पोल्यूट हो जाए तो किस तरह से आपके स्वास्थ्य संबंधी हैजार्ड्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कानून बनाया जाए, एक ऐसा प्रैक्टिस किया जाए जिससे लोगों को अवेयर करें। अगर कुछ ऐसा पनिशेबल ऑफेंस भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पानी है वो लाइफ, द वाटर इज लाइफ, जल है, जल ही जीवन है। तो इसको पोल्यूट ना हो, इसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ कुछ लॉज और कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर को भी फॉलो करना जरूरी है, ताकि लोग इसको फॉलो करें और डरे भी कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स दे, बताएं कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और ये वीडियो बन रही है, बता दें कि सोशल स्टडीज के ज्योग्राफी में ईवीएस तो हो चुकी है। सोशल स्टडीज ज्योग्राफी में ये लास्ट सेकंड चैप्टर है, कल इसकी लास्ट चैप्टर आएगी, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पॉलिटी की ओर मूव करेंगे। काबिल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो यहाँ खत्म होती है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।